हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे जीके जीएस की प्रैक्टिस नंबर 2। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस नंबर 1 अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर फ्रेंड्स प्रैक्टिस नंबर 1 देख लें। और फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 2। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल की हर एक प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मेरठ फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र था। और फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो फ्रेंड्स मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स इसका नेतृत्व फ्रेंड्स मेरठ से राजा कदम सिंह किए थे। मेरठ से राजा कदम सिंह फ्रेंड्स मेरठ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और फ्रेंड्स ग्वालियर से फ्रेंड्स तात्या टोपे किए थे। और फ्रेंड्स कानपुर से नाना साहब किए थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व। और फ्रेंड्स झांसी से कौन किया था? तो झांसी से की थी रानी लक्ष्मीबाई। तो एक बार में हम लोग समझ लेंगे कि 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो फ्रेंड्स मेरठ था। और 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष या फ्रेंड्स मेरठ से राजा कदम सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और कानपुर से नाना साहब किए थे। और फ्रेंड्स झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और फ्रेंड्स ग्वालियर से तात्या टोपे। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या प्रश्न है फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो फ्रेंड्स जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज यूले फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बढ़िया प्रश्न है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स 2 का क्या सही था फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स जॉर्ज यूले किए थे, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन के समय में कन्नौज, जो कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे और फ्रेंड्स कन्नौज को इत्र नगरी के लिए भी फेमस है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो फ्रेंड्स कानपुर में हुआ था 1925 उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल याद रखेंगे। 1925 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स,
एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जयचंद मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक था। और फ्रेंड्स फिर से कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी कि फ्रेंड्स सीधा तौर पर प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। और फ्रेंड्स सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करेंगे तो फ्रेंड्स न्यूनतम की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत, तो फ्रेंड्स चित्रकूट को आप याद रखेंगे, चित्रकूट। यानी कि फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत जिला लखीमपुर खीरी और फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम जिला चित्रकूट। इसको भी आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट करेंगे, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स बताइए कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में कबीर दास का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स कबीर व रैदास फ्रेंड्स रामानंद गुरु के शिष्य थे। इनके गुरु रामानंद थे। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड पार्क था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। और फ्रेंड्स यह अब पार्क चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम रख दिया गया है। पहले फ्रेंड्स अल्फ्रेड पार्क के नाम से यह जाना जाता था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, आप बता सकते हैं आंसर कमेंट में कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? तो फ्रेंड्स वैशाली में महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स आंसर कमेंट में बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1892 में हुए अधिवेशन कौन से शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसको आप याद रखेंगे।
यानी कि फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वाराणसी का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसको आप नोट करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेंगे फ्रेंड्स, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले में या फ्रेंड्स राजापुर नामक स्थान में हुआ था। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। और फ्रेंड्स उस समय चौरी चौरा जब घटना हुई थी तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में यह घटना हुई थी। और फ्रेंड्स इसका कार्यकाल क्या था? 1921 से 1926 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। और फ्रेंड्स इसी कार्यकाल में 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक हिंसक घटना हुई थी। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट करेंगे और आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स बताना है आपको, आंसर कमेंट में अगर आपको आ रहा है बताइए फ्रेंड्स कि किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? बढ़िया प्रश्न है, आंसर आप कमेंट में करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो फ्रेंड्स कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था, वह स्थान कानपुर था। इसको फ्रेंड्स आप स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था? फ्रेंड्स यह भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको इस प्रैक्टिस में लिया गया है कि किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था? तो फ्रेंड्स मथुरा कला शैली में पहली बार बुद्ध की प्रतिमा का विकास हुआ था। इसको आप स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मथुरा के सीही नामक स्थान पर सूरदास का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स इनके बारे में एक और प्रश्न पूछता है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। तो एक बार और समझेंगे कि सूरदास का जन्म मथुरा के सीही नामक स्थान पर हुआ था और फ्रेंड्स सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। इसको आप स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखेंगे, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज हुई थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट में इसका जवाब दें। गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज हुई थी? तो फ्रेंड्स आलमगीरपुर की खोज हुई थी, जब फ्रेंड्स हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर की खोज हुई थी। इसको आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न था जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? फ्रेंड्स थारू जनजाति के बारे में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाता है
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानेंगे कि फ्रेंड्स थारू जनजाति सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है, इसको आप नोट करेंगे। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह किस लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स विधवा विवाह के अवसर पर लठ भरवा भोज दिया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। और फ्रेंड्स थारू जनजाति के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है। थारू जनजाति के लोग फ्रेंड्स दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। उस दिन यह फ्रेंड्स अपने मरे हुए लोगों को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स दीपावली को शोक के लिए आप याद रखेंगे थारू जनजाति के संदर्भ में। और फ्रेंड्स थारू जनजाति सबसे ज़्यादा गोरखपुर जिले में पाई जाती है। और फ्रेंड्स थारू जनजाति के लोग विधवा विवाह के अवसर पर लठ भरवा भोजन का आयोजन करते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि फ्रेंड्स कौन सा राज्य या फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स कन्नौज पूछ रहा है प्रश्न में कि कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स कन्नौज के बारे में एक और बात जानेंगे जो कि हम लोग ऊपर एक बार और जान चुके हैं कि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जिक्र फ्रेंड्स एनसीईआरटी में भी किया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स पूरा अगर डेट जानना हो तो फ्रेंड्स 23 सितंबर 1887 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स इसका पुराना नाम अगर पूछ सकता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुराना नाम, तो फ्रेंड्स पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। पुराना नाम फ्रेंड्स पूर्व के ऑक्सफोर्ड। एक बार और समझेंगे फ्रेंड्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 23 सितंबर 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुराना नाम पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है, या फ्रेंड्स इसका पुराना नाम पूर्व के ऑक्सफोर्ड या पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में फ्रेंड्स काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था, जिसकी आधारशिला फ्रेंड्स गांधी जी रखे थे। आधारशिला गांधी जी के द्वारा रखा गया था। गांधी जी के द्वारा रखा गया था। और फ्रेंड्स यह असहयोग आंदोलन के समय में स्थापित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1920 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। तो एक बार और प्रश्न को समझेंगे कि राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ स्थापित किया गया था, जिसकी आधारशिला यानी कि फ्रेंड्स काशी विद्यापीठ की आधारशिला गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। और फ्रेंड्स काशी विद्यापीठ की स्थापना या स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के समय में। तो फ्रेंड्स इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे।
और अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है, इसको स्टार मार्क करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद राय बरेली से फ्रेंड्स बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट भी करेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 25। किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? फ्रेंड्स अगर आपको आंसर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स मैं बाद में कमेंट को देखूं और उसका भी निस्तारण कर सकूं। किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभानु गुप्त। चंद्रभानु गुप्त फ्रेंड्स यह वकील थे जो काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी किए थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो फ्रेंड्स कब, इसको डेट भी आप जान लेंगे, 9 अगस्त 1925। 1925 हो गया। और फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके मुख्य नेता कौन थे। मुख्य नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। मुख्य नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। और फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल थे। और फ्रेंड्स इसका निष्कर्ष क्या निकला था काकोरी ट्रेन डकैती का, जिसमें कि फ्रेंड्स 3 मुख्य नेता। और फ्रेंड्स फांसी कब दी गई थी? 19 अगस्त 1925 को। 1925 को फ्रेंड्स फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले याद रखेंगे कि काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी चंद्रभानु गुप्त जो कि वकील थे वह निःशुल्क पैरवी किए थे। और फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी, जिसपे कि फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। और फ्रेंड्स इनको फांसी कब दी गई थी? और फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन डकैती में 3 लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह। और फ्रेंड्स इन तीनों को लास्ट में फांसी दे दी गई थी। और फ्रेंड्स फांसी कब दी गई थी? 19 अगस्त 1925 ईस्वी को बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि फ्रेंड्स सारनाथ में था। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला प्रश्न तो यह हो गया। और फ्रेंड्स इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम थे। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। तो फिर से देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम थे। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। और फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। 29 अप्रैल 1954। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे पंचशील समझौता, पहला प्रश्न भारत और चीन के बीच में हुआ था।
और फ्रेंड्स कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दे रही थी? तो फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दे रही थी अंग्रेजों की यह नीति, फूट डालो और शासन करो नीति। ऑप्शन नंबर ए को आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स इसको भी स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी अधिकार फ्रेंड्स भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए। तो उसमें कौन सा था? मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ और फ्रेंड्स जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ लोकतंत्र की बहाली के बाद। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार को संविधान में भाग 3 में रखा गया है और फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 12 से 25 में, सॉरी फ्रेंड्स 12 से 35 में मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार और फ्रेंड्स मतदान का अधिकार भाग 3 में ही है, भाग 3 में है और फ्रेंड्स अनुच्छेद 326 में, इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और इस प्रश्न को समझ लेते हैं, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी अधिकार, यानी कि फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और फ्रेंड्स जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में आता है और फ्रेंड्स मतदान का अधिकार भाग 3 में और फ्रेंड्स मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास ख़त्म हुई फ्रेंड्स और आप बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुए। फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे और फ्रेंड्स आगे इससे बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।